स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 4 कर रहे हैं। इसके हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। यूनिट 4 का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो इसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ज्ञात करी थी और उसका मान जो है वो हमें निम्न प्राप्त हुआ था। ये देखिए, हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर निकाली थी। फिर उसके अंदर x जो विस्थापन है उसका जो हमने सूत्र ज्ञात किया है उसी को हमने पोटेंशियल एनर्जी के अंदर प्लेस कर दिया। उसकी सहायता से हमने न्यूनतम और अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर ली थी। आज हम इसी के अंदर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इसके अंदर हमने, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम में हमने देखा कि न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी 0 और अधिकतम हमारी हाफ के m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक चक्कर के अंदर जो दोलक की स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इन ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन changes from 0 to half m omega 0 square a square, 0 से half m omega 0 square a square तक परिवर्तित होती है। तो हम इसके लिए एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि लगातार परिवर्तन हो रहा है उसमें। तो एक आवर्तकाल के लिए अगर हम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो एवरेज को हम इस चिन्ह से डिपिक्ट करते हैं। और एवरेज कैसे निकालते हैं? एक आवर्तकाल के लिए निकाल रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन होगा 0 to t u dt डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो अब u का मान यहाँ पर हमने रख दिया, तो बाकी सब तो कांस्टेंट राशियां बाहर निकल जाएंगी, केवल साइन स्क्वायर का 0 to t इंटीग्रेशन होता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे करके आप स्वयं देख सकते हैं, साइन 2 थीटा नहीं कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर, है ना, उससे उसको साइन स्क्वायर थीटा उससे ज्ञात करके आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। और लिमिट्स लगाने के बाद आपको साइन इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको t/2 के बराबर प्राप्त होता है। अगर हम t/2 यहाँ पर प्लेस करते हैं इधर इस की जगह, तो t और t तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है? 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये आपकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हुई है, माध्य स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो गई। अब हम इसी के अंदर आगे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। कल हमने सबसे पहले समीकरण निकाली थी, सरल आवर्ती दोलक की समीकरण, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाला था। फिर उसकी सहायता से हमने विस्थापन ज्ञात किया था, वेग ज्ञात किया था और पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात की थी। आज हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब हमारे को मालूम है किसी भी दोलक की गतिज ऊर्जा, kinetic energy of an oscillator is given by half mv square। अब v का जो मान है वो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो v स्क्वायर का मान हमने निकाला था ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दिया। अच्छा, साथ ही हमें पता है x का मान भी हम ज्ञात कर चुके हैं, वो है a साइन ओमेगा 0 t माइनस फाई, उसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम उसको कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। तो फाइनली आपके पास k का मान जो आ गया वो है हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस फाई। ये हमारा किसी भी दोलक की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। अब इसके अंदर भी हम वही अधिकतम और न्यूनतम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप इस सूत्र को देखें तो k का मान अधिकतम तब होगा जब ये कॉस का मान
कॉस स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम 0, पाई इन स्थितियों पर होता है। तो जब भी ओमेगा 0 t प्लस फाई का मान 0 होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा और k का मान अधिकतम होगा। तो k मैक्सिमम विल बी हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर। इसी प्रकार जब cos का मान न्यूनतम होगा उस वक्त k का मान भी न्यूनतम होगा, और ओमेगा 0 t प्लस फाई का मान जब पाई बाई 2 होता है तो cos का मान 0 हो जाता है। ऐसी स्थिति में k भी जो है वो 0 हो जाएगा, तो k मिनिमम विल बी 0। तो ऐसे करके हमने अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दोलक एक चक्कर लगाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 0 और हाफ m ओमेगा 0 a स्क्वायर के बीच में लगातार बदलती रहती है। तो ये लगातार बदलती है तो हम एक चक्कर में, एक आवर्तकाल में माध्य गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन टाइम पीरियड। बिल्कुल जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी वैसे ही हम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का भी माध्यमान निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस फाई dt। तो पुनः इसका जब हम समाकलन करेंगे तो आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा dt का जो समाकलन है हम cos 2 थीटा की मदद से करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट्स लगाने के बाद उसका जो मान प्राप्त होता है वो कैपिटल T अपॉन 2 होता है। ये मान जब हम उपरोक्त समीकरण में रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर प्राप्त होता है। अब अगर हम देखें तो पहले जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी माध्य गतिज ऊर्जा, उस स्थितिज ऊर्जा वो भी 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर थी, और काइनेटिक एनर्जी जो हमारी प्राप्त हुई वो भी यही प्राप्त हो रही है। तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो माध्य मान है वो समान होता है। अब हम इसके अंदर दोलक की कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। तो दोलक की कुल ऊर्जा हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र रख देते हैं और काइनेटिक एनर्जी का भी सूत्र रख देते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब देखो इसमें से सारे मान तो जो कॉमन है वो निकल जाएंगे, यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका जो कुल ऊर्जा का जो मान है वो हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो अब इसकी जो टर्म है इसमें कहीं टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा, टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, सरल आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा समय के सापेक्ष नियत रहती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई कि वो नियत रहती है, और सरल आवर्ती दोलक यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है, क्योंकि जो भी गतिज ऊर्जा में कमी आती है उसी समय स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ हम इस सूत्र से क्या देख पाते हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ओमेगा 0 स्क्वायर एंड a स्क्वायर। तो ये हमने किसी भी सरल आवर्ती दोलक से संबंधित टर्म्स जो हम ज्ञात कर सकते थे वो हमने सभी वर्कआउट कर ली। अब हम इन राशियों को का ग्राफिक चित्रण देखेंगे। तो ग्राफिक चित्रण देखने से पहले हम जो भौतिक राशियां अभी हमने अध्ययन किया उनको हमने एक टेबल के फॉर्म में कर दिया, बाद में हम उसको प्लॉट करेंगे। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, उसको विस्थापन के सापेक्ष तो उसको x लिखते हैं, और समय के सापेक्ष विस्थापन का जो सूत्र है वो a sin ओमेगा 0 t प्लस फाई होता है। साथ ही साथ जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वेलोसिटी हो गई आपकी
तो वेलोसिटी का मान v बराबर ओमेगा 0 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया x की टर्म्स में, और t की टर्म्स में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a ओमेगा 0 cos ओमेगा 0 t प्लस y। ऐसे ही त्वरण जो है वो विस्थापन के रूप में अगर हम लिखें तो माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर x लिखा जाएगा, और t के सापेक्ष उसका मान हो जाएगा माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर a साइन ओमेगा 0 t प्लस y। ऐसे ही अगर हम बल या फोर्स की एक्सप्रेशन लिखें तो वो माइनस m ओमेगा 0 स्क्वायर x होगी, और समय के सापेक्ष उसका मान x का मान रख देंगे तो m ओमेगा 0 स्क्वायर a साइन ओमेगा 0 t प्लस y होगी। ठीक इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं, और x का मान अगर हम t के रूप में लिख दें तो u का मान कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही k को हमारा जो मान है वो हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और x का मान अगर हम रख दें तो k का मान t की टर्म्स में कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सारे मान हमने अलग अलग निकाल लिए। अब इनका हम ग्राफीय चित्रण कर लेते हैं। तो ग्राफीय चित्रण करने के लिए हमने इनिशियली मान लिया कि जब t बराबर 0 है तो दोलक की जो प्रारंभिक कला है वो फाई 0 है। ठीक है, तो इससे हमारा जो सूत्र है ऊपर वाला वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कैसे? जैसे दोलक का विस्थापन हो गया हमारा a साइन ओमेगा 0 t, v का मान हो गया a ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0 t। ऐसे ही f त्वरण का मान, बल का मान, ये सभी मान थोड़े से फाई टर्म जो है वो इनमें से हट जाएगी। अब हम इनकी प्लॉटिंग देखते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हमने सबसे पहले हम किसको प्लॉट कर रहे हैं? हम x वर्सेस t को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये आपको पता है, देख के ही आप कह सकते हो कि इसका ये एक साइन कर्व होगा और 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और उसका आयाम a रहेगा। तो इसका ग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं ऐसा आएगा। x वर्सेस t का ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हम v वर्सेस t ग्राफ अगर देखें तो आप देख सकते हो कि ये कोसाइन ग्राफ है। तो ये मैक्सिमम, अगर ये डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगी। इसी प्रकार से त्वरण को आप देख सकते हो, ये माइनस a ओमेगा 0 स्क्वायर साइन है, तो साइन कर्व तो होगा लेकिन नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब अगर x जो विस्थापन है उसका जो वक्र है अगर पॉजिटिव दिशा में जाएगा, उसी वक्त त्वरण का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होकर पहले नेगेटिव में जाएगा और फिर पॉजिटिव होगा। बल का ग्राफ बिल्कुल त्वरण के समान ही होगा क्योंकि इसमें और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसके में वेरिएशन पैदा कर सके। u का जो ग्राफ होगा वो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है, इसलिए वो एक पैराबोलिक शेप होगा क्योंकि ये समीकरण जो है वो एक पैराबोला का निर्माण करती है। ऐसे ही k का जो ग्राफ होगा वो भी पैराबोलिक शेप का होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब हम इन्हीं सभी ग्राफ्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो x वर्सेस t साइन वेव फॉर्म करता है। वेलोसिटी वाला जो है वो मैक्सिमम से शुरू हो रहा है। एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव जाता है फिर पॉजिटिव होता है। फोर्स का ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो पहले इनिशियल पोजीशन पे 0 होके फिर इंक्रीज होता है और पैराबोलिक शेप लेता है। और काइनेटिक एनर्जी का जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है यानी इनिशियल पोजीशन पर k मैक्सिमम होगी और फिर उसके बाद पैराबोलिक शेप ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये सारे ग्राफ्स जो हैं वो हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ को t के रिस्पेक्ट में जब प्लॉट किया तो हमें प्राप्त होते हैं। अब इन्हीं क्वांटिटीज़ को अगर हम x के रिस्पेक्ट में प्लॉट करें तो हमें कैसे ग्राफ प्राप्त होंगे? देखिए, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऑब्वियस है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो सीधी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाती है। वेलोसिटी वर्सेस x अगर हम देखें तो आप ऊपर जो हमने वेलोसिटी वर्सेस x एक्सप्रेशन निकाली है उसको आप ध्यान से देखिए।
ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, तो इन दोनों के बीच में v और x के बीच में जो ग्राफ होगा वो इलिप्स होगा। नेक्स्ट आपका त्वरण। त्वरण को अगर आप देखेंगे तो त्वरण जो है विस्थापन के साथ एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद अ नेगेटिव स्लोप। तो आपकी सीधी रेखा वक्र सीधी रेखा आएगी और उसका नेगेटिव स्लोप होगा। तो इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए, इसका ग्राफ इलिप्टिकल हो गया और त्वरण का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा ग्राफ है लेकिन नेगेटिव स्लोप के जैसा है। ऐसे ही फोर्स का और इसका सेम रहेगा। u का दोबारा अगेन उसका पैराबोलिक होगा और k का जो है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। u से बिल्कुल, जब u मिनिमम होगा तब k मैक्सिमम होगा। तो ये सारे ग्राफ्स हमने अलग अलग क्वांटिटीज का x के रिस्पेक्ट में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमने अध्ययन कर लिया। अब हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे आवर्ती दोलक के, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, और उनके हम क्या करेंगे, हर एक एक्सप्रेशन को पहले हम ये प्रूव करेंगे कि वो एक सिंपल हार्मोनिक गति है और फिर उसका आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देन विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड। तो इसमें सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे वो है स्प्रिंग के सिरे पर जुड़ा द्रव्यमान पिंड, मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं मास को जोड़ने के। एक तो क्षैतिज दिशा में स्प्रिंग बांधी हुई है, उस पे एक मास लगा रखा है हमने, और दूसरी स्थिति हो सकती है ऊर्ध्वाधर स्थिति, वर्टिकली हमने किसी मास को सस्पेंड किया हुआ है। तो हम पहला केस ले लेते हैं। पहले केस को आप जैसे फिगर में देख रहे हो, एक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली बांधी हुई है और उससे एक मास स्मॉल m जोड़ दिया जाता है और ये एक रिजिड एंड से क्लैम्प्ड है। और एक चीज़ और हमने मान ली है कि जो ये सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी घर्षण रहित सरफेस है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे में मास को थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के कारण फोर्स के मतलब जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ धकेलेगा और इसमें धीरे धीरे यूँ ऑसिलेशंस होना शुरू हो जाएंगे टू एंड फ्रो। तो पिंड जो है वो अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर दोलन करने लगता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी स्प्रिंग जो होती है उसमें उत्पन्न जो प्रत्यानयन बल है, रेस्टोरिंग फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस स्प्रिंग में भी प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो किसी भी क्षण t पर पिंड का जो विस्थापन यदि x हो तो उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो कितना होगा, F बराबर माइनस kx के बराबर होगा, जहाँ k जो है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो हमेशा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में ही लगेगा। अब हम जानते हैं F जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो हम F की जगह m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख देते हैं और m को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो आपके पास समीकरण क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो आपकी समीकरण बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के समतुल्य दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इट इज़ लुकिंग लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे हमने इस समीकरण के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करा था वैसे ही इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी सिंपली t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। तो ये हमारा इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड हो गया। अब इसी का हम सेकंड केस कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग है आपकी और उससे कोई द्रव्यमान क्लैंप किया हुआ है।
तो हमने ये मान लिया कि उसकी जो स्प्रिंग की लंबाई है वो स्मॉल एल है, उसको किसी दृढ़ आधार से हमने कस के बांध दिया है, क्लैंप कर दिया है और m द्रव्यमान का एक पिंड लगाया है। तो सबसे पहले जैसे ही आप पिंड लगाओगे तो उसके भार से एक खिंचाव उत्पन्न होगा और स्प्रिंग की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो उसकी मान लिया वृद्धि y0 हो जाती है जैसे ही आपने भार को लटकाया। स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थता के कारण द्रव्यमान m पर प्रत्यानयन ऊर्ध्व दिशा में लगाती है और कुल मिला के जो आपका है वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। तो इस स्थिति में भी हुक का जो नियम है उसमें प्रत्यानयन बल जो है विस्थापन के समानुपाती होता है। आप चित्र में देख सकते हैं ये पहला केस है। तो ऐसी स्थिति में जो F है वो डिस्प्लेसमेंट भार के कारण कितना हुआ -KY0 लिख सकते हैं। अब हमने क्या कर रखा है, M जो है अभी उसको मूवमेंट नहीं कराया, तो इनिशियली ये स्ट्रेच तो हो गई लेकिन इसका जो त्वरण है वो 0 के बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इस स्थिति में क्या हो रहा है, इसमें भार जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, उसका मान है m/g और प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर लग रहा है जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करवा रहा है, वो है हमारा KY0 के बराबर। तो हम इन दोनों को बराबर प्लेस कर देते हैं, KY0 = mg। इससे हमने k का मान ज्ञात कर लिया जो कि mg/y0 हो गया। अब इसको एक बार, अब हमने क्या करा, ये जो स्थिति है इस स्थिति से हमने मास को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो वो दोलन करना प्रारंभ करता है। तो उसको हमने उसकी जो साम्यावस्था की स्थिति थी उससे y डिस्प्लेसमेंट और दे दिया, y विस्थापन दे दिया। तो उस कारण से अब उस पर जो प्रत्यानयन बल है वो कितना लगेगा, F बराबर -KY+y0 और भार उसका है वो m/g है। तो दोनों परिणामी बल कितना होगा, क्योंकि स्ट्रेच तो हो रही है तो परिणामी बल इन दोनों बलों का परिणाम जो होगा वो होगा mg - KY+y0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन m/g हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो KY0 के बराबर है। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो f' जो है वो -KY के बराबर होगा। अब f' को हम पुनः md2y/dt² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम रीअरेंज करें तो वापस हमारे को जो समीकरण प्राप्त होती है वो हम देख सकते हैं कि एक सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण है तो इसका टाइम पीरियड पुनः वैसा ही होगा जैसे हम पूर्व में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हो जाएगा t बराबर 2π√m/k। यहाँ पर k का अगर हम मान रख दें तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, k का मान हमने ऊपर कैलकुलेट करा था mg/y0। तो अगर हम ये प्लेस कर दें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√y0/g। तो इससे y0 का मान निकालने के बाद हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल बाद में करेंगे। धन्यवाद।